हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं मिशन बुनियाद प्रतिभा खोज एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका इसी महीने होना है लेवल 2 का। उसकी जो पिछले साल की जो बुकलेट है, जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनका सॉल्यूशन। तो आपको बता दें, जो मेरी पिछले 2 वीडियो थे उसमें हमने 20 नंबर सम तक कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 21 नंबर सम से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। 21 नंबर सम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इस सम में रीना ने कमल से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। रीना ने यह राशि हामिद को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर उधार दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन साधारण ब्याज के रूप में 100 रुपया प्राप्त हुआ का भुगतान किया। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। उसने 110 रुपये लिए और 100 का भुगतान किया, यानी साधारण ब्याज की दर से लिए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसने आगे दे दिए। तो हमने उसका जो ब्याज है वो ज्ञात करना है, ब्याज की दर है जो वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दिया हुआ, तो हमने मूलधन x मान लेना है और दर को r मान लेना है। तो साधारण ब्याज हमें 100 रुपया दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज लिखेंगे मूलधन यानी x गुना r गुना 2/100। तो ये मूलधन साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय वटा में 100। तो यही हमने सूत्र लगाया है, मूलधन x गुना दर r है और समय 2 वर्ष है वटा में 100। तो इनको हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास 2xr/100 बराबर में जो साधारण ब्याज 100 दिया है हमें आ जाएगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हमने यहाँ लिखा है। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 जोड़ दर बटा 100, ऊपर जो ये लगा है ये क्या होता है समय। तो x ब्रैकेट में 1 जोड़ r/100 ऊपर 2 माइनस मूलधन। तो माइनस मूलधन हमने x माना हुआ है। तो ये जो मूलधन साधारण ब्याज है यहाँ पर हमें 110 दिया हुआ है, तो हमने इसको 110 के बराबर लिख लिया है। अब हम इस ब्रैकेट को पहले जो है खोलते हैं, x को 1 के साथ गुना करेंगे 1x, फिर r2 के साथ गुना करेंगे तो xr की 2/100 का वर्ग निकालेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, प्लस 2rx/100, फिर माइनस x है, ये x के साथ x कट जाएगा बराबर में 110। तो ये हमारे पास रह गया xr²/10,000 प्लस ये जो है 2rx, ये 2rx/100 है जो हमने अभी ऊपर जो है साधारण ब्याज निकाला है, यहाँ पर ये जो है इस 100 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमने 100 लिख दी है, बराबर में 110 है। अब 100 दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। अब xr की 2 को हम फिर से xr गुना r वटा में 10,000 को 100 गुना 100 लिख लेते हैं, बराबर में 10। तो हमें जो ऊपर हमने पहले जैसे साधारण ब्याज निकाला तो ये हमारे पास था 2xr/100 बराबर 100। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये 2xr/100 बराबर में 100 है। तो यहाँ xr/100 है, तो ये जो यहाँ पर 2 है हम इसको 100 के नीचे ले जाएंगे और इसको काट देंगे, 2 एकम 2 100 को काटेंगे तो 50, यानी xr/100 बराबर 50 आ गया। तो 50 हम xr की वैल्यू यहाँ लिख देंगे और r गुना r/100। अब 50 और 100 को काट देंगे, 100 एकम 100, 100 दूना 200 और ये 50 पे काट दो चाहे सीधा। और अब ये 2 जो नीचे है दूसरी साइड में जाकर r जो 10 है वो 2 के साथ 10 गुना हो जाएगा, तो ये 10 दूनी 20% आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है इस सम का आंसर है जो 50 गुना r/100, r बराबर 20% आ गया है। 2 को दूसरी साइड में गुना कर दिया है, तो यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। इसके बाद जो अगला सम है 22 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए कार्बन 14 यानी C14 एक स्थिर दर से इस प्रकार क्षय होता है कि 5,568 वर्षों में यह घटकर 50% रह जाता है। एक पुरानी लकड़ी के टुकड़े की आयु ज्ञात करें जिसकी कार्बन मूल केवल 12.5% है।
तो अब अगर आप देखें यहाँ पर इस सम का जो आंसर मैंने इस साइड पर किया हुआ है, यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है मैंने, अगर 50% घटता है तो वो 5568 वर्ष लगते हैं, यानी 100 से 50% आने पर 5568 वर्ष लगते हैं। यानी अगर हम इसका 25% करें, फिर अगर 50 का हम पहले हमने 100 का आधा किया, 50 का आधा करें 25%, तो इतने ही वर्ष फिर लग जाएंगे, यानी हम इसको 2 से गुना कर देंगे। अब अगर हम इसका 25% का फिर आधा करें, यानी ये तीसरे नंबर पर आ गया, तो अगर हम देखें तो इसको फिर उतना ही समय फिर लगेगा, यानी 5568 वर्ष और लगेंगे। तो हम 11136 में 5568 को जोड़ देंगे, जहां हम 2 की बजाय अब 3 के साथ गुना कर देंगे। तो ये 3 के साथ गुना करने पर 16704 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला 23 नंबर सम है। 23 नंबर सम में हमें दिया है 2 नियमित बहुभुज ऐसे हैं कि जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है, उनके आंतरिक कोणों की माप का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 जो हैं, इस तरह से अगर मैं बनाऊं तो संख्या तो यहाँ नहीं दी हुई है, नियमित बहुभुज दिए हुए हैं। तो इस प्रकार 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले जो होते हैं वो नियमित बहुभुज होते हैं, अगर उनकी भुजाएं जो सारी भुजाएं समान हो। तो हमने यहाँ पर भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो हम एक की मान लेते हैं x है और दूसरे की 2x। तो अब हमने कोनों के बीच अनुपात निकालना है, तो पहले दोनों के हम कोनों की संख्या निकाल लेंगे। तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोनों की जो संख्या होती है वो होती है n-2 ब्रैकेट में गुना 180/n। तो n जो है भुजाओं की संख्या है, तो अगर भुजाओं की संख्या हम यहाँ पर भर दें तो कोनों की संख्या आ जाएगी। तो जो पहले हमें x भुजाओं वाला दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर n की जगह x लिख देते हैं, x-2 गुना 180/x। अब दूसरे के लिए हम 2x भरते हैं, यहाँ पर n की जगह 2x-2/2x गुना में 180। तो ये जो है हमारे पास दोनों का रेशो हमें जो दिया हुआ है, दोनों को हमने वटा लगाकर लिख दिया। ये हमें 3:4 यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों के कोनों की माप का अनुपात 3:4 दिया है। तो मैंने यहाँ 3:4 लिख लिया है वटा में। तो अब हम जो है ये जो है x-2 एक गुना 180/x, ये जो नीचे वाला 2x है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो ये गुना में ऊपर हो जाएगा, उल्ट जाएगा। तो अब हम x के साथ x को काट देंगे, 180 के साथ 180 को काट देंगे। तो ये x-2 गुना में 2 वटा में 2x-2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x-2। तो 2 के साथ 2 काट देंगे, बराबर में 3/4 है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 दूनी 8, और 3 के साथ करेंगे तो 3x माइनस 3, तो 8 दूसरी साइड में चला जाएगा, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x माइनस करके x आ जाएगा, और 8 में से 3 दूसरी साइड में जाकर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। यानी एक बहुभुज की संख्या 5 है और दूसरे की उससे दुगनी है, तो यानी 5 दूनी 10। तो ये 5 और 10 जो है दोनों की भुजाओं का कोनों का अनुपात आ जाएगा 5 और अनुपात 10, यानी 5 और 10, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। आप देख रहे हैं VMC वैदिक मैथ क्लासेस चैनल, नंबर 1 चैनल, और लेवल 2 का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब 24 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AB 10 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, ए कोण का समद्विभाजक DC से E में मिलता है, AE और BC को बढ़ाने पर F पर मिलता है, CF की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये जैसे मैंने यहाँ ड्रा किया है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB 10 सेंटीमीटर दी है, BC 6 सेंटीमीटर दी है, तो DC भी 10 हो जाएगी और AD भी सम्मुख भुजाएं जो AD है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है A का समद्विभाजक DC। तो ये जो कोण A है इसका जो समद्विभाजक है, जो DC लाइन है, ये DC रेखा है में E पर मिलता है, तो यहाँ पर हम E लिख देंगे। E में यहाँ पर मिल रहा है ये
उसके बाद आगे लिखा हुआ है ए ई, यानी ए ई को इस लाइन को आगे बढ़ाने पर, और बी सी यानी इस बी सी को आगे बढ़ाने पर ये दोनों एफ पर मिलती हैं। तो हमने ये जो सी एफ है, जो इतनी इतनी इस लाइन की जो लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, हमें ये समद्विभाजक दिया है ए ई, तो ये दोनों कोण ऊपर और नीचे वाला समान होंगे, इनको मैंने 1 नंबर दे दिया है। और ये समांतर चतुर्भुज है तो डी और बी बराबर होंगे, इनको 2 नंबर दे दिया है। और ये जो कोण है जो इस तरह से लाइन में बन रहा है, ये शीर्षमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनको मैंने 3 नंबर दे दिया है। अब थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला 3 नंबर है, और ये जो ऊपर वाला कोण F पर बन रहा है, ये मैंने इसको 4 नंबर कोण दिया है। तो आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इनको मैंने लिया है, पहले मैंने ये जो त्रिभुज है ए डी सी, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ए डी ई लिखना था, यहाँ सी लिखा गया, तो ये ई है ए डी ई, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण 2 और 3 का योग 180 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो ए बी एफ त्रिभुज है, ए बी एफ, ये बड़ा त्रिभुज ऊपर वाला, तो इसके जो कोण है 1 2 और 4 जो ऊपर बन रहा है, ये 4 कोण, तो ये जो है ये तीनों का योग भी 180 होगा। तो हम इन दोनों को, दोनों 180 के बराबर हैं, तो इनको आपस में हमने बराबर लिख लिया है मैंने यहाँ पर। अब इनको हमने काट दिया, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, तो 3 बराबर 4 आ गए, यानी 3 कोण 4 के बराबर आ गया है। तो अब अगर आप दोबारा से इस चित्र को देखें तो यहाँ पर ये वाला 1 और 3 कोण, पहले 1 और 3 को देखते हैं, तो ये 2 समांतर रेखाएं हैं, और ये 1 और जो 3 है ये तिरछी रेखा, जो ये रेखा काट रही है तिरक रेखा, तो इसके कारण ये 3 और 1 कोण संगत कोण है, जो आपस में बराबर हैं। अब 1 और 3 बराबर हैं, और दूसरा हमने जो प्रूफ किया है, यहाँ पर नीचे आप एक बार फिर से आ जाइए नीचे, ये हमने प्रूफ किया है 3 और 4 बराबर हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं 1 और जो ये ऊपर कोण है, एक बार फिर से देख लें, 1 और 3 कोण बराबर हैं, ये संगत कोण है। तो अब आप ध्यान से देखें, 3 और 4 बराबर हैं, और 1 और 4 बराबर हैं, सॉरी 1 और जो है 3 बराबर है। तो अब हम 1 की यहाँ 3 की जगह पर कोण 1 लिख सकते हैं, तो ये बराबर है, तो अब कोण 1 और 4 बराबर आ गए। तो अब कोण 1 और 4 का मतलब है, तो अब 1 और 4 कोण को हम यहाँ त्रिभुज में समझते हैं कौन से हैं। तो अब अगर आप इस त्रिभुज में देखें, बड़े वाले में ए बी एफ में देखें, तो हमने ये प्रूफ कर दिया 3 और 4, 1 और कोण 1 और कोण 4 बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक जो है 1 के सामने वाली ये भुजा है बी एफ, और जो कोण 4 के सामने इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है ए बी, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए बी और बी एफ बराबर है। अब हमारे पास अगर बी सी को देखें, तो जो बी एफ है, हम इसको 2 पार्ट में बी सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं। तो ए बी हमारे पास 10 दी हुई है, और हम जो बी सी है ये 6 सेंटीमीटर दी है, इसको अगर 10 में से माइनस कर देंगे तो सी एफ है जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, जैसे यहाँ मैंने नीचे किया है। बी सी, बी एफ और ए बी बराबर हैं, बी एफ को हम बी सी प्लस सी एफ लिख सकते हैं। तो बी सी है दूसरी साइड में ले जाएंगे, इसको हम माइनस हो जाएगी ए बी माइनस बी सी, ए बी 10 है और बी सी 6 है, माइनस करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी जो अगर हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, तो इसका जो उत्तर है, जो बी ऑप्शन है 24 नंबर का, वो सही है। ये पूरा सम आपकी स्क्रीन पर है 24 नंबर। आइए अब 25 नंबर सम करते हैं। 25 नंबर सम में लिखा हुआ है, एक कमरे का आयाम 16 गुना 14 गुना 10 मीटर है। इसमें 1.3 मीटर और 1.4 मीटर की 4 खिड़कियां और 2 मीटर गुना 1 मीटर के 2 दरवाजे हैं। यदि सफ़ेदी कराने की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर और पेंटिंग की दर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए और दरवाज़ों तथा खिड़कियों पर पेंटिंग कराने की लागत क्या होगी। तो हमने ये लागत का कुल जो है पेंटिंग और सफ़ेदी की कुल लागत निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे पास दीवारें हैं वो 4 दीवारें होती हैं कमरे में, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 गुना LH और 2 गुना BH, 2 चौड़ाई की साइड और 2 लंबाई की साइड। तो 2H कॉमन आ गया, L प्लस B, तो 2 गुना 10 हमारे पास क्या है, यहाँ पर
हाइट है। ये कैसे होता है? ये होता है LBH, तो L 16 है, B 14, H 10। तो यहाँ पर 2 गुणा H 10 गुणा में 16 जोड़ 14, यानी L और B का जोड़ 30 हो गया। 10 और 2 को गुणा किया तो 20, 20 गुणा 30, 600 वर्ग मीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब हम खिड़कियों की बात करते हैं। तो 4 खिड़कियां हमें दी हुई हैं और एक खिड़की की लंबाई और चौड़ाई ये दी हुई है। तो 1.3 गुना 4 एक खिड़की का क्षेत्रफल आएगा। तो 4 खिड़कियां हैं तो 4 के साथ हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास तीनों की गुना 7.28 वर्ग मीटर आएगी। अब 2 हमारे पास दरवाजे हैं तो इनकी लंबाई और चौड़ाई 1 गुना 2 दी है। तो 2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब 2 दरवाजे हैं तो 2 के साथ आपने और गुना कर देनी है तो 4 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब हमने जो दीवारों को है उन दीवारों को सफ़ेदी करनी है तो हम जो है तो अब हमने दीवारों को सफ़ेदी करनी है तो जो हम खिड़कियां और दरवाजे हैं इनका जो टोटल क्षेत्रफल है ये जोड़कर निकाल देंगे दीवार के कुल क्षेत्रफल में से। तो 600 दीवार का है चारों का, -7.28 -4, तो इन दोनों का क्षेत्रफल 11.28 हो गया। इसको 600 में से आपने माइनस कर देना है तो 588.72 वर्ग मीटर है जो वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम कुल लागत निकालेंगे तो कुल लागत के लिए हम इस दीवार जो सफ़ेदी का खर्च है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया है। यहाँ पर हम 588.72 को 5 से गुना कर देंगे। अब पेंटिंग की दर हमें 8 रुपये दी हुई है तो 8 को हम जो शेष जो खिड़कियाँ और दरवाज़ों का क्षेत्रफल है जो हमने जोड़ा है 11.28 इन दोनों का योग, तो इसको हम 8 के साथ गुना कर देंगे और गुना करके जो आएगा वो ये आ रहा है 2943.60 प्लस इन दोनों की गुना आ रही है 90.24। तो इन दोनों को आपने जोड़ देना है तो ये 3033.84 आ जाएगा। अब ये जो है 50 से ज़्यादा है आधे से, तो हम जो 33 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3334 जो है जो कुल लागत आ जाएगी। यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है, इस पर आपने टिक लगाना है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो का जो अगला पार्ट है 26 नंबर सम से हम अगले पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो के जो 3 पार्ट पहले मैं बना चुका हूँ, 2 पार्ट जिसमें 1 से 10 और 11 से 20 तक सम है, वो भी आप देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।